नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 17 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम विभिन्न खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे तारे हैं, चंद्रमा है, धूमकेतु है, उल्काएँ हैं, ग्रह है, उपग्रह है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लस तारामंडल के बारे में भी अध्ययन करेंगे, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे और सौर परिवार के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, गर्मी की छुट्टियों में पहेली और बुझू अपनी दादा दादी के गांव गए। अब रात्रि का भोजन करने के बाद वो घर की छत पर गए और जब उन्होंने आकाश में देखा तो आकाश जो था बिल्कुल स्वच्छ था, कोई बादल नहीं थे। आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे उनको दिखाई दे रहे थे और तारों को देखकर वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने देखा कि अरे, गाँव में कितना स्वच्छ आकाश रहता है, गाँव में कितने तारे जो है, आसमान पूरा तारों से भरा हुआ दिखाई देता है, जबकि शहरों में ऐसा सुंदर दृश्य हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो इसका क्या कारण है? उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है। तो बच्चों, इसका कारण क्या हो सकता है बताओ? इसका कारण यही है कि शहरों के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना। ज़्यादा वाहन चलते हैं, व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, जिसके कारण धुआं ज़्यादा होता है, वो धुआं सारा आसमान में जाता है और जिसके कारण हमें जो है स्वच्छ आकाश रात्रि में नहीं दिखाई देता और आकाश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो है पिंड हमें जो है खगोलीय पिंड हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तारे हैं, तारामंडल है, धूमकेतु है, उल्काएँ हैं, ये हमें देखने को नहीं मिलते। जबकि गाँवों के अंदर हम स्पष्ट रूप से जो है आकाश का अवलोकन हम आसानी से कर पाते हैं। तो बूझो के दादाजी ने उनको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई और इसके बाद उन्होंने बताया कि स्वच्छ अंधेरी रात के अंदर यदि आकाश की ओर हम दृष्टि डालें तो आकाश में हमको बहुत सारे बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ तारे चमकीले होते हैं, कुछ मंद चमकीले होते हैं और यदि हम इनका सावधानीपूर्वक परीक्षण करें तो कुछ तारे हमको जो है ये सभी तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं तथा हमको तारे जैसे कई असंख्य पिंड जो है आसमान के अंदर दिखाई देते हैं और कुछ पिंड टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं। तो वे पिंड जो टिमटिमाते नहीं दिखते हैं वे ग्रह हैं और रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड जो होता है वो क्या है? चंद्रमा है। रात्रि के आकाश में जब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा चमकीला पिंड कौन सा होता है? चंद्रमा। इसको प्रदीप्त पिंड क्यों कहते हैं? हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड के बारे में। दीप्त पिंड वे पिंड होते हैं जो कि अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं और प्रदीप्त पिंड वे पिंड होते हैं जो कि दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। स्वयं चमकीले नहीं होते हैं लेकिन दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा एक प्रदीप्त पिंड है जो कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण हमको चमकीला दिखाई देता है। तो रात्रि के अंदर आकाश में हमको एक ही प्रदीप्त पिंड सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है, वो है चंद्रमा। और इसके अलावा और भी अन्य पिंड दिखाई देते हैं, जैसे तारे हैं, ग्रह है ना, और उल्काएँ हैं, है ना, धूमकेतु है, कभी कभी हमें धूमकेतु भी दिखाई देता है और चंद्रमा आदि दिखाई देते हैं। तथा आकाश के अंदर ये बहुत सारे जो असंख्य पिंड हमें दिखाई देते हैं, इन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। प्रश्न आता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो रात्रि के समय में आकाश के अंदर हमको जो है असंख्य खगोलीय पिंड या असंख्य जो है टिमटिमाते हुए तारे हैं या चंद्रमा है, ग्रह है ना, ये सभी आसमान के अंदर दिखाई देते हैं। इनको हम सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहते हैं। तो देखते हैं कि पहेली और बूझो किस तरीके से रात्रि में आकाश का अवलोकन कर रहे हैं। ये देखिए पहेली और बूझो दोनों रात्रि के अंदर गांव के अंदर जब ये रात्रि के समय में अपनी छत पर गए तो छत से इन्होंने जब आसमान का अवलोकन किया तो इनको यहाँ देखिए चंद्रमा और असंख्य छोटे छोटे टिमटिमाते हुए तारे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इन आसमान के अंदर पाए जाने वाले, आकाश में पाए जाने वाले चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएँ, इन सभी पिंडों को सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं खगोलिकी। समझ में आया? प्रश्न आता है खगोलिकी किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान दो, खगोलीय जितने भी पिंड हैं, खगोलीय पिंड कौन कौन से? चंद्रमा, तारे, धूमकेतु, उल्काएँ, है ना,
ये सब क्या कहलाते हैं? सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन खगोलीय पिंडों और इनसे संबंधित जो भी परिघटनाएं होती है, इनका अध्ययन करने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं खगोलिकी। ठीक है, प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया था और उस काल में खगोलिकी का उतना ज्ञान उन्नत था। पहले के ज़माने में, प्राचीन समय के अंदर भी जो है खगोलिकी का ज्ञान जो है वो उन्नत स्तर पर था। कहने का मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे उनको भी इसका पूर्ण रूप से ज्ञान था। सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान जो था सही था। कैलेंडर और पंचांग जो है ये प्राचीन समय से ही सृजित हुए हैं, है ना, और इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में भी सहायता मिलती है। इसके साथ साथ कैलेंडर और पंचांग से लोगों को जो है फसलों का चुनाव कब करना है, कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, किस समय जलवायु में परिवर्तन होगा, है ना, वर्षा कब आएगी, वर्षा के पैटर्न आदि सभी के बारे में, मौसम के बारे में सभी प्रकार की जानकारियाँ जो है वो कैलेंडर के माध्यम से मिलती है। तो ये खगोलिकी के अध्ययन के अंदर ही इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। मौसम की पूर्व जानकारी, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पर्व है, त्योहार है ना, विभिन्न प्रकार की तिथियां हैं, ये सब कैलेंडर के अंदर निश्चित होती है। तो ये किसके द्वारा अध्ययन होती है? खगोलिकी के अध्ययन से ही जो है इसको जो है बनाया गया है। और इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन करके उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चों, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं चंद्रमा की कलाओं का। देखो, चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम एक कॉपी लेंगे और डेली पूर्णिमा के दिन हम छत पे जाएंगे और छत पे जाकर चंद्रमा का चित्र जो है अपनी कॉपी के ऊपर बनाएंगे। तो एक पूर्णिमा से लेके दूसरी पूर्णिमा आती है, तब तक हमें रोज जाकर के चंद्रमा की स्थिति क्या है, रात्रि में एक समय डिसाइड करना है कि 8 बजे जाना है या 8:30 बजे जाना है, और उसी समय पर जाकर के और चंद्रमा की स्थिति का हमें पता लगाना है और चंद्रमा की स्थिति जो है उसका चित्र अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। तो हम देखेंगे कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा की कलाएं, पहले एक पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक चंद्रमा की कलाएं घटती है और फिर वापस से शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के वापस पूर्णिमा तक जो है चंद्रमा की कलाएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों, चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है ना, और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब चंद्रमा की आकृति पूर्ण रूप से गोल प्रतीत होती है ना। अब इस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल चक्रिका के रूप में दिखाई देता है, इसको हम पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग धीरे धीरे घटता चला जाता है और 15वें दिन चंद्रमा हमको दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। ये देखिए, पूर्णिमा उस दिन को जब चंद्रमा का पूर्ण रूप से चक्रिका गोल चंद्रमा जब दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग धीरे धीरे घटता चला जाता है और 15वें दिन चंद्रमा हमको दिखाई नहीं पड़ता, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। फिर अगले दिन से, अमावस्या के दूसरे दिन से वापस जब एकम आती है, शुक्ल पक्ष की जब एकम आती है, तो चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश के अंदर दिखाई देता है ना, और इसको हम बाल चंद्र कहते हैं। और इसके बाद फिर प्रतिदिन चंद्रमा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और 15वें दिन एक बार फिर से वो पूर्ण रूप से गोल स्वरूप को ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इस प्रकार पूरे महीने तक दिखाई देने वाली ये चंद्रमा की प्रदीप्त जो भाग है, जो भाग हमको चमकीला दिखाई देता है, जितना दिखाई देता है, उस भाग को हम कॉपी के अंदर नोट करते जाएंगे। तो पूरे महीने की जो है चंद्रमा की कलाएं हमारे सामने आ जाएगी, है ना। और विभिन्न आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ये जो चंद्रमा की पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक की जो भी हमने कलाएं बनाई है, जो चित्र हमने बनाया है, चंद्रमा जैसा हमको दिख रहा है उसका जो चित्र हमने कॉपी के अंदर बनाया है, ये चंद्रमा का क्या कहलाती है? कलाएं कहलाती है। ये चंद्रमा की विभिन्न आकृतियां ही चंद्रमा की कलाएं कहलाती है। समझ में आया? चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही मनाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दिवाली को अमावस्या पर मनाते हैं, है ना। जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती है, ये भी पूर्णिमा पर मनाई जाती है ना। और महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि कब मनाते हैं? कृष्ण पक्ष की 13 जो होती है तब हम शिवरात्रि मनाते हैं। कहने का मतलब विभिन्न जो पर्व होते हैं, ये पर्व भी चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही हम मनाते हैं। और बालचंद्र यानी शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है, उसके दर्शन के अगले दिन ईद उल फितर मनाई जाती है। समझ में आया? शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है
उसका दर्शन जब कर लेते हैं उसके बाद से ईद उल फितर मनाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार के जो पर्व होते हैं वो भी चंद्रमा की कलाओं के अनुसार ही बनते हैं। अब देखिए बच्चों, एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है ये 29 दिन होती है, या फिर इससे 1-2 दिन अधिक भी हो सकती है ना। तो बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को क्या कहते हैं, एक माह कहते हैं। तो कहते ही हम एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है 1 महीना कहलाता है ना। अब देखिए बच्चों, हमें चंद्रमा की ये कलाएं क्यों दिखाई देती है, क्यों चंद्रमा हमको जो है प्रतिदिन अलग अलग आकृति में दिखाई देता है, क्यों चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती है अलग अलग। तो हमने 16 लेसन के अंदर पढ़ा था कि चंद्रमा जो है एक प्रदीप्त पिंड है और उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण ही हमको चमकीला दिखाई देता है ना। तो सूर्य का जितना प्रकाश उसके ऊपर गिरता है उतना ही भाग हमें चमकीला दिखाई देता है, बाकी का भाग हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए प्रतिदिन जो है उसकी कलाएं जो होती है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है ना। चंद्रमा सूर्य तथा अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। हमें चंद्रमा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। तो इसके जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उतना ही चमकीला भाग हमको प्रतिदिन दिखाई देता है। समझ में आ गया। इसीलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुँचता है। इसीलिए चंद्रमा की कलाएं हमें दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों, चंद्रमा की कलाएं कैसे बनती है। देखो, ये हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है ये चंद्रमा है हमारा, है ना। अब देखो ध्यान दो कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता रहता है, जब परिक्रमा लगाते हुए सूर्य का प्रकाश जितना उसके भाग पर पड़ता है उतना ही भाग जो है हमें चमकीला दिखाई देता है, बाकी भाग जो होता है हमको नहीं दिखाई देता। इसीलिए प्रतिदिन इसकी कलाएं बदलती है। देखो दिख रही है आपको, प्रतिदिन इसकी कलाएं बढ़ती जा रही है, फिर वापस से कम होती जा रही है। दिख रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य का परावर्तित प्रकाश जितने भाग पर इसके ऊपर गिरेगा, चंद्रमा पर गिरेगा, उतने ही भाग को हम आसानी से देख पाते हैं, उतने भाग को ही चमकीला, उतना ही भाग हमें चमकीला दिखाई देता है। तो इसीलिए जो है वो चंद्रमा की कलाएं हमें बनती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है सूर्य का परावर्तित प्रकाश जो है चंद्रमा के इतने भाग पर ही पड़ रहा है, इसीलिए हमको सिर्फ एक बाल चंद्र के रूप में ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो इससे अधिक भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो रहा है, तो हमें थोड़ा बड़ा चंद्रमा की कला थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद अधिक भाग पर परावर्तित हो रहा है तो और ज़्यादा बड़ी दिख रही है। फिर एक दिन पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा संपूर्ण मतलब पूर्ण भाग पर जो है परावर्तित प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसलिए हमको ये पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है गोल चक्रिका के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से चंद्रमा की कलाएं फिर से वापस जो है वो घटती है और अमावस्या आती है, फिर वापस से शुक्ल पक्ष शुरू होता है। ये चक्र इस तरीके से चलता रहता है। अब देखिए बच्चों, पृथ्वी जो है चंद्रमा के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हुए, देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाया है कि हमें मालूम है पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है ना, और चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है ना। तो पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा लगाते हुए है ना। अब देखिए बच्चों, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के कौन से भाग में देखेंगे, पूर्वी भाग के अंदर हमको दिखाई देता है चंद्रमा पूर्ण, और बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रति भाग में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है, और पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य के द्वारा भाग प्रतिदिन आकार में छोटा होता जाता है। इसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, हम एक क्रियाकलाप करने जा रहे हैं। धरती पर यानी कि पृथ्वी पर हम क्या करेंगे, 1 मीटर व्यास का एक गोलक खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, एक गोला बनाएंगे हम 1 मीटर व्यास का। अब हम क्या करेंगे, अपने मित्र से कहेंगे कि वो इस वृत्त के केंद्र पर खड़ा हो जाए, उसके सेंटर के ऊपर अपने दोस्त को खड़ा कर देंगे, और फिर हम अपने मित्र की परिक्रमा करेंगे। हम अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार से करेंगे कि हमारा जो मुंह होगा वो सदैव उसकी तरफ ही रहे, है ना। अब क्या हमारा मित्र अपनी पीठ देख सकता है? एक परिक्रमा करने में हमको
हमने कितने घूर्णन पूरे किए, तथा चंद्रमा भी ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। आया समझ में कि चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है ना, उसके चारों तरफ नहीं घूमता है, वो अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है। तो इस प्रयोग को करके हम देख सकते हैं, एक गोला बना करके अपने मित्र को उसके बीच में खड़ा कर सकते हैं और आप उसी की तरफ देख करके आपको उसका घूर्णन करना है, यानी कि आप अपने अक्ष पर घूर्णन करेंगे, है ना। परिक्रमा पूरी करने में वो एक घूर्णन पूरा करता है। अब देखिए बच्चों, हम चंद्रमा के पृष्ठ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कवियों कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्होंने चंद्रमा के पृष्ठ को धूल भरा और निर्जन पाया। यानी कि चंद्रमा पर कुछ नहीं है, धूल है और वहाँ पर वायु भी नहीं है। उस पर विभिन्न आमाप के गर्त है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, है ना। इस पर बहुत ही खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है चंद्रमा के ऊपर, और इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में हैं और पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है ना। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा की यदि संरचना का वर्णन हम करें तो कुछ नहीं है, वहाँ पर धूल है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वायु नहीं है ना, और बड़े बड़े गर्त भी हैं, वहाँ पर खड्डे हैं बड़े बड़े। तो चलते हैं, हम देखें चंद्रमा का चित्र कैसा है। ये देखिए बच्चों, चंद्रमा का पृष्ठ हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके का है चंद्रमा हमारा, है ना। यहाँ पर देखो धूल है, गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आप, और बड़े बड़े पहाड़ है, पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, और धूल है, मिट्टी है, लेकिन यहाँ पर वायु नहीं है, वायुमंडल यहाँ नहीं है, और नहीं यहाँ पर जल है, इसीलिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर बुझो एक प्रश्न कर रहा है कि क्या चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकता है। तो चंद्रमा पर जब वायु ही नहीं है तो ध्वनि कैसे सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते, क्योंकि ध्वनि का संचरण वायु में होता है और वहाँ पर वायु नहीं होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, इसीलिए चंद्रमा पर हम ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, है ना। अब देखो पहली क्या कहती है कि अध्याय 13 में हमने ये सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि का गमन नहीं, ध्वनि जो है गमन नहीं कर सकती, तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं। तो चंद्रमा पर ध्वनि को सुनने के लिए वहाँ पर जो है वायु की आवश्यकता होगी। यदि हम वायु के सिलेंडर वहाँ ले जाएंगे तो हम वहाँ पर ध्वनि को सुन पाने में सक्षम होंगे। वायु के बिना हम वहाँ पर ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे, है ना। देखिए बच्चों, चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के व्यक्ति थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, है ना। और इसके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन नाम के जो व्यक्ति थे वो चंद्रमा पर गए थे, है ना। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ और सबसे पहले कब चंद्रमा पर गए थे। तो 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अब देखिए बच्चों, हम तारे के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो रात्रि में आकाश में हम असंख्य जो है छोटे छोटे टिमटिमाते हुए पिंड जो हमें दिखाई देते हैं आसमान में, उन्हीं को हम तारे कहते हैं। और बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक जब हम प्रेक्षण करते हैं तो हमें सभी तारे एक समान रूप से चमकीले दिखाई देते हैं। लेकिन गाँव में, शहरों में नहीं, है ना, जहाँ पर वायुमंडल साफ होगा वहीं पर हमें ये असंख्य तारे जो है चमकीले और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए बच्चों, सभी जो तारे होते हैं इनका रंग एक जैसा है क्या? नहीं, कुछ तारे अधिक टिमटिमाते हुए होते हैं, कुछ कम टिमटिमाते हैं। तो वास्तव में तारे जो होते हैं अपना ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ये दीप्त पिंड है ना। सूर्य भी एक तारा ही है ना, जो कि अन्य तारों की तुलना में सूर्य जो है इतना अधिक बड़ा होता है, इसीलिए और दूर भी होने के कारण ये हमको छोटा दिखाई देता है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सूर्य एक तारा है तो हमको जो है इतना छोटा क्यों दिखाई देता है ना, और अन्य तारों से बड़ा है, लेकिन ये हमसे अत्यधिक दूर होने के कारण ही हमको छोटा दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे आपके पास रखी हुई फुटबॉल जो है और 100 मीटर की दूरी पर रखी हुई फुटबॉल में कोई अंतर होता है? बिल्कुल सही। एक तो फुटबॉल हमारे पास रखी है तो हमको बड़ी दिखाई देगी, और एक 100 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो वो छोटी दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से तारे जो होते हैं वो सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूरी पर होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं, है ना। तारे सूर्य से भी और लाखों किलोमीटर दूर है, इसीलिए हमको और ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं।
और सूर्य थोड़ा सा पास होने के कारण हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है ना। इसीलिए तारे जो होते हैं वो हमें बिंदु की तरह प्रतीत होते हैं, जबकि सूर्य बिंदु की तरह प्रतीत नहीं होता, क्योंकि तारे जो है सूर्य से भी लाखों किलोमीटर और अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए वो बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। तो बच्चों, आज हमने खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ा और चंद्रमा की कलाओं के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही हमने तारों के बारे में भी पढ़ा। तो चलते हैं बच्चों, आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे।